तो दोस्तों लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके एक बेहतरीन एक तरह से मूवी हमें एक तरह से एनिमेटेड देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी एक तरह से मूवी की पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे और ये एक 2D एनिमेटेड एक तरह से मूवी रहने वाली है। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट राफेल बॉबवेक्सबर्ग द्वारा निर्मित एक आगामी अमेरिकी वयस्क एनिमेटेड सिटकॉम है जिसका प्रीमियर 22 अगस्त 2025 को नेटफ्लिक्स पर होगा। आधार: यह श्रृंखला एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार की कहानी कहती है। तीन भाई बहन एवी फेल्डमैन, शिरा जैकबसन और योशी ग्रीनफील्ड अपने अत्यधिक धार्मिक बचपन को याद करते हुए सामान्य वयस्क घटनाओं का अनुभव करते हैं। एक दो गालना बेन फेल्डमैन एवी श्वूपर बच्चों में सबसे समझदार बड़ा बच्चा और नाओमी और इलियट का पहला बच्चा और बेटा। एबी जैकबसन शिरा श्वूपर बच्चों में लड़कों जैसी दिखने वाली मझली संतान और नाओमी और इलियट की दूसरी संतान तथा इकलौती बेटी। मैक्स ग्रीनफील्ड योशी श्वूपर के रूप में श्वूपर बच्चों का सबसे छोटा बच्चा और नाओमी और इलियट का तीसरा अंतिम बच्चा और दूसरा बेटा। लिसा एडेलस्टीन नाओमी श्वार्च श्वूपर परिवार की घृणित कुलमाता तथा एवी शिरा और योशी की मां। पॉल रीसर इलियट कूपर श्वूपर परिवार के अनारी मुखिया तथा एवी शिरा और योशी के पिता। निकोल बायर केंड्रा हूपर शिरा की सहायक समलैंगिक प्रेमिका। डेव फ्रेंको डैनी वेगब्रिएट योशी के उत्साही बचपन के दोस्त। एंजेलिक कैब्रल जेन श्वूपर एवी की दयालु बचपन की प्रेमिका और बाद में पत्नी। माइकेला डाइट्स हन्ना श्वूपर के रूप में एवी और जेन की संवेदनहीन किशोर बेटी, शिरा और योशी की भतीजी और नाओमी और इलियट की पोती। उत्पादन: यह सीरीज बोजैक हॉर्समैन के निर्माता और टुका एंड बर्टी और अंडन के कार्यकारी निर्माता राफेल बॉबवेक्सबर्ग द्वारा बनाई गई है। इस सीरीज को अगस्त 2024 में एक सीरीज ऑर्डर मिला था। 3 रिलीज से कुछ समय पहले इसे दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। शैली: वयस्क एनिमेशन सिटकॉम के द्वारा बनाई गई राफेल बॉबवेक्सबर्ग। अभिनीत: बेन फेल्डमैन, एबी जैकबसन, मैक्स ग्रीनफील्ड, लिसा एडेलस्टीन, पॉल रीसर। उद्गम देश संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल भाषा अंग्रेजी। उत्पादन: निर्माता राफेल बॉबवेक्सबर्ग। उत्पादन कंपनियां: टॉर्नांटे कंपनी, शाकाहारी ब्लिंट्स, शैडोमशीन। मूल रिलीज: नेटवर्क नेटफ्लिक्स। आजीविका: बॉबवेक्सबर्ग को एडल्ट एनिमेटेड कॉमेडी सीरीज बोजैक हॉर्समैन बनाने के लिए जाना जाता है। वह इस शो में विभिन्न आवाजों की भूमिकाएं भी निभाते हैं। ओल्ड इंग्लिश कॉमेडी मंडली के सदस्य के रूप में उन्होंने द एक्सक्विजिट कॉर्प्स प्रोजेक्ट का सहलेखन किया और उसमें दिखाई दिए। 9 वह द लेगो मूवी 2 द सेकंड पार्ट के स्क्रिप्ट डॉक्टर थे जो 8 फरवरी 2019 को रिलीज हुई थी। बॉबवेक्सबर्ग का लघु कहानी संग्रह जिसका शीर्षक है समवन हु विल लव यू इन ऑल योर डैमेज्ड ग्लोरी स्टोरीज 11 जून 2019 को नोपफ पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित किया गया था। 12 मार्च 2018 में यह घोषणा की गई थी कि वह केट पर्डी के साथ अमेजन के लिए एक एनिमेटेड सीरीज का सहनिर्माण कर रहे हैं जिसे अंडन कहा जाएगा। यह शो अल्मा नामक एक मैक्सिकन अमेरिकी महिला के इर्दगिर्द घूमता है जो एक घातक कार दुर्घटना के बाद समय के साथ एक नया रिश्ता खोजती है और इसका उपयोग अपने पिता की मृत्यु के पीछे की सच्चाई के बारे में अधिक जानने के लिए करती है। 13 इसका प्रीमियर 13 सितंबर 2019 को अमेजन प्राइम वीडियो पर हुआ। 14 नवंबर 2019 में शो को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 15 अगस्त 2024 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि बॉबवेक्सबर्ग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट नामक एक नई वयस्क एनिमेटेड कॉमेडी सीरीज का निर्माण, लेखन और कार्यकारी निर्माण करेंगे जिसका प्रीमियर 2025 में होगा। 16
17 मई 2025 में शो के कलाकारों का खुलासा किया गया। रिलीज की तारीख भी 22 अगस्त तय की गई। राफेल मैथ्यू बॉब वेक्सबर्ग, जन्म 17 अगस्त 1984, एक अमेरिकी हास्य अभिनेता, लेखक, निर्माता, अभिनेता और स्वर अभिनेता है। उन्हें नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड कॉमेडी सीरीज बोजैक हॉर्समैन 2014 से 2020 के निर्माता और शोरनर के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें 4 क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड और 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। केट पर्डी के साथ उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो की एनिमेटेड सीरीज अनडन 2019 से 2022 का सहनिर्माण किया। वह नेटफ्लिक्स एडल्ट स्विम की एनिमेटेड सीरीज टुका एंड बर्टी 2019 से 2022 के कार्यकारी निर्माता और लेखक भी थे, जिसे बोजैक हॉर्समैन की प्रोडक्शन डिजाइनर लिसा हनवाल्ट ने बनाया था। प्रारंभिक जीवन। बॉब वेक्सबर्ग का पालन पोषण पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया में हुआ। उनकी 2 बहनों, बेकी और अमालिया के साथ। 2. उनका परिवार यहूदी समुदाय में गहराई से शामिल है। 2. और बॉब वेक्सबर्ग का पालन-पोषण यहूदी परिवार में हुआ था। 1982 से लेकर लगभग 2010 तक उनकी मां और दादी ने बॉब एंड बॉब फाइन यहूदी उपहार और पुस्तकें नामक एक जुड़िका उपहार और पुस्तक भंडार चलाया। 3-4 उनके पिता डेविड वेक्सबर्ग ने रूसी भाषी यहूदियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने में मदद की और 2020 में अपनी सेवानिवृत्ति तक सैन फ्रांसिस्को स्थित धार्मिक शिक्षा केंद्र यहूदी लर्निंग वर्क्स के सीईओ के रूप में कार्य किया। 5 उनके पिता ने कहा है, जब एक दोस्त ने मुझसे पहले सीजन के बाद बोजैक हॉर्समैन के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि यह तेशुवा के बारे में था। 2 जब उनसे पूछा गया कि उनकी संस्कृति ने उनकी कला को कैसे प्रभावित किया है, तो बॉब वेक्सबर्ग ने जवाब दिया, हास्य मेरे बचपन का एक अहम हिस्सा था। मेरा परिवार हास्य कलाकारों से भरा था। हम खाने की मेज पर बैठकर एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते थे। कभी कभी तो आंसू आ जाते थे, लेकिन अक्सर हंसी आती थी। घर में एक गर्मजोशी भरा और उत्साहवर्धक माहौल था। मेरी आत्मघृणा और विक्षिप्तता मेरी परवरिश की वजह से नहीं है। 9 वर्ष की आयु में उनका उपनाम राइजिन रखा गया और उन्होंने 22 वर्ष की आयु तक इसी नाम का प्रयोग किया। वह कला सहयोगी और करीबी दोस्त लिसा हनवाल्ट से 8 मिनट की दूरी पर पले बड़े थे। वह गन हाई स्कूल में लिसा हनवाल्ट से नीचे की कक्षा में पढ़ते थे, जिसके बारे में बॉब वेक्सबर्ग ने बताया था कि यह उन स्कूलों में से एक है जहां अगर आप 5 एपी कक्षाएं नहीं लेते और अपने एसएटी में 1600 अंक नहीं लाते तो आपको घटिया माना जाता था। 2019 में बॉब वेक्सबर्ग ने इस बात पर अफसोस जताया कि उनकी हाई स्कूल की कक्षा ने उन्हें सबसे मजेदार के बजाय क्लास क्लाउन चुना। जब उनसे इस अंतर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, क्लास क्लाउन का मतलब है आह मुझे देखो, मुझे देखो, जबकि सबसे मजेदार का मतलब है ओह कितनी सूक्ष्म बुद्धि है। एक अलग इंटरव्यू में उन्होंने कहा, बचपन में मुझे एडीडी था और मैं अक्सर क्लास के क्लाउन की भूमिका निभाता था। मेरे शिक्षक मेरी मां से कहते थे, राफेल खुद को एक असली कॉमेडियन समझता है। हाई स्कूल के बाद बॉब वेक्सबर्ग ने नाटक लेखन के लिए न्यूयॉर्क के बार्ड कॉलेज में दाखिला लिया। बार्ड में 3 साल तक वह एडम रूइंस एवरीथिंग के निर्माता और होस्ट एडम कॉनोवर के साथ रूममेट रहे। 7 कॉनोवर और बॉब वेक्सबर्ग स्केच कॉमेडी ग्रुप ओल्ड इंग्लिश के संस्थापक सदस्य थे। बॉब वेक्सबर्ग ने 2006 में थिएटर और परफॉर्मेंस में डिग्री हासिल की। उद्धरण वांछित। बड़े होते हुए वह द सिम्पसंस, आर्ट सीनफील्ड और द लैरी सैंडर्स शो जैसे शो से प्रभावित हुए। उन्होंने बताया, मैं उन शोज से बहुत प्रभावित हुआ जिनमें मजाकिया और दुखद चीजें एक साथ थीं। मुझे याद है कि मुझे सिम्पसंस के एपिसोड बहुत पसंद थे जिनमें भावनाएं केंद्र में होती थीं।
और मुझे लगता था कि फुल हाउस, ग्रोइंग पेन्स और फैमिली टाइज, बोजैक में काल्पनिक सिटकॉम, हॉर्सिन अराउंड के मॉडल जैसे पारिवारिक सिटकॉम वाकई काफी प्रभावशाली थे। उनके चंचलपन और गर्मजोशी में कुछ अद्भुत था। 6. हनवाल्ट की कला, विशेष रूप से उनके पशुमानव संकर पात्रों ने उन्हें बोजैक हॉर्समैन बनाने के लिए प्रेरित किया। 6. और वह अंततः शो की प्रोडक्शन डिजाइनर और निर्माता बन गईं। 9. 10. बॉब वेक्सबर्ग शाकाहारी है। बेंजामिन फेल्डमैन, जन्म 27 मई 1980, एक अमेरिकी अभिनेता है। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने ब्रॉडवे नाटक द ग्रेजुएट सहित कई रंगमंचीय भूमिकाएं निभाई है, साथ ही टेलीविजन श्रृंखलाओं में भी प्रमुख भूमिकाएं निभाई है, जैसे कि एनबीसी सिटकॉम सुपरस्टोर 2015 से 2021 में जोना सिम्स की भूमिका, मैड मेन 2012 से 2014 में माइकल गिन्सबर्ग की भूमिका, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, और सिलिकॉन वैली 2014 से 2019 में रॉन लाफ्लाम की भूमिका। उन्होंने द परफेक्ट मैन 2005 सहित कई फिल्मों में मुख्य किरदार भी निभाए हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फेल्डमैन का जन्म 27 मई 1980 को वाशिंगटन, डीसी में हुआ था और उनका पालनपोषण जिले के चेवी चेस पड़ोस में हुआ था। 2. उनकी मां मार्सिया मुइर मिशेल एक लेखिका है। 3, 4, 5, 6 और उनके पिता रॉबर्ट बॉब फेल्डमैन है, जो मैरीलैंड की एक विज्ञापन एजेंसी चलाते हैं। 7, 8 उनकी सौतेली मां क्रिस फेल्डमैन एक रियल्टर है। 9, 10 फेल्डमैन एक यहूदी परिवार से है और उन्होंने रूढ़िवादी यहूदी और रूढ़िवादी यहूदी सभाओं और स्कूलों में पढ़ाई की है। 11, 12 उनकी एक बहन मॉर्गन लीटर है, जो फैशन के क्षेत्र में काम करती है। 13 उनकी सौतेली मां सुसान फेनिगर के माध्यम से उनकी चाची लॉस एंजल्स में एक शेफ है। 14 वह 6 साल की उम्र से ही एक्टिंग कैंप और स्कूल थिएटर में शामिल थे। उन्होंने मैरीलैंड के पोटोमैक में विंस्टन चर्चिल हाई स्कूल में पढ़ाई की और 1998 की कक्षा के साथ स्नातक किया। उन्होंने थिएटर में एक कैंप काउंसलर के रूप में काम किया और बेथेस्डा में कई गर्मियों के लिए एक वीडियोग्राफी क्लास में पढ़ाया और इथाका, न्यूयॉर्क में इथाका कॉलेज में भाग लिया, जहां उन्होंने एक्टिंग में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स प्राप्त किया। 15 स्नातक होने के बाद वह न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने ब्रॉडवे पर प्रदर्शन किया और अंततः फिल्म और टेलीविजन में अभिनय करने के लिए लॉस एंजल्स चले गए। 16 2024 में फेल्डमैन को स्टैन ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला पॉपुलेशन 11 पर उनके काम के लिए लॉजी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 17 आजीविका आइकन। इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है। आप इसमें कुछ जोड़कर मदद कर सकते हैं। जनवरी 2021 फेल्डमैन ने 2005 में एक सीजन के लिए टीवी सीरीज लिविंग विद फ्रेंड में जोश रीव्स का किरदार निभाया था। 2009 से 2011 तक वह चौथे सीजन की शुरुआत में सीरीज छोड़ने से पहले अभिभावक देवदूत फ्रेड की भूमिका में टेलीविजन सीरीज ड्रॉप डेड दिवा में नियमित थे। 18 अप्रैल 2012 में वह माइकल गिन्सबर्ग का किरदार निभाते हुए एएमसी के मैड मेन के कलाकारों में नियमित रूप से शामिल हुए। 19 वह 2014 से 2019 तक एचबीओ के सिलिकॉन वैली 20 में वकील रॉन लाफ्लाम के रूप में भी दिखाई दिए। अन्य गतिविधियां। फेल्डमैन वाइन लेबल एंजेलिका सेलर्स के सहमालिक है। 16 व्यक्तिगत जीवन। फेल्डमैन लॉस एंजल्स में रहते हैं। 2012 में उनकी मिशेल मुलिच से सगाई हुई। 22 उनकी शादी 12 अक्टूबर 2013 को मैरीलैंड के गेथरसबर्ग के स्मोकी ग्लेन फार्म में हुई थी। 23-24 इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, एक बेटा 2017 में और एक बेटी 2019 में पैदा हुई। एब्बी जैकबसन, जन्म 1984, एक अमेरिकी हास्य कलाकार, अभिनेत्री, लेखिका, निर्माता और चित्रकार है।
उन्होंने कॉमेडी सेंट्रल सीरीज ब्रॉड सिटी 2014 से 2019 में इलाना ग्लेजर के साथ सहनिर्माण और सहअभिनय किया, जो इसी नाम की वेब सीरीज पर आधारित है। एक उनकी अन्य भूमिकाओं में द मिशेल्स वर्सेस द मशीन्स 2021 में केटी मिशेल, द लेगो निंजागो मूवी 2017 में निया और डिसेंचेंटमेंट 2018 से 2023 सीरीज में प्रिंसेस बीन की आवाज़ देना शामिल है। इसके अलावा वह लाइव एक्शन फिल्मों पर्सन टू पर्सन 2017 और 6 बैलून 2018 में भी दिखाई दी है। वह अमेजन प्राइम सीरीज ए लीग ऑफ देयर ओन 2022 की लेखिका और सह निर्माता है। प्रारंभिक जीवन। एबी जैकबसन का जन्म 1984 में वेन, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। 2. वह एक कलाकार सुसान कोम और एक ग्राफिक डिजाइनर एलन जैकबसन की बेटी है। 3. 4. वह यहूदी है, हिब्रू स्कूल में पढ़ी है और उनके पास बैट मिचवा था। 5. 6. उनका पालन पोषण वेन, पेंसिल्वेनिया में हुआ, जहां उन्होंने वैली फोर्ज मिडिल स्कूल और कोनेस्टोगा हाई स्कूल में पढ़ाई की। 7. 8. उन्होंने बर्थराइट इज़राइल में भी भाग लिया, जो 18 से 26 वर्ष की आयु के युवा यहूदी वयस्कों के लिए इज़राइल की 10 दिनों की मुफ्त यात्रा थी। 9. उन्होंने मैरीलैंड इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ आर्ट MICA में ललित कला और वीडियो प्रोडक्शन का अध्ययन किया। 2006 में जनरल फाइन आर्ट्स में BFA के साथ स्नातक किया। 10. 11. MICA में रहते हुए उन्होंने कवि जेरेमी सिगलर के साथ 1 वर्ष के लिए स्टैंड अप कॉमेडी का अध्ययन किया। एक अवधि के लिए एमर्सन कॉलेज में अभिनय का अध्ययन करने के लिए स्थानांतरित हो गईं। 12. माइका से स्नातक होने के बाद जैकबसन न्यूयॉर्क शहर चली गईं। उन्होंने अटलांटिक थिएटर कंपनी और अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड थिएटर में कक्षाएं लेना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात इलाना ग्लेजर से हुई। 13, 14, 15 आजीविका। ब्रॉड सिटी 2009 से 2011 तक जैकबसन और ग्लेजर ने ब्रॉड सिटी नामक एक वेब श्रृंखला लिखी और उसमें अभिनय किया, जो न्यूयॉर्क में उनके जीवन पर केंद्रित थी। 16 श्रृंखला को सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला के लिए ECNY पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 13 इसे आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त किया गया और एक पंथ का विकास हुआ। 17 अपराइट सिटीजन ब्रिगेड में जैकबसन और ग्लेजर ने श्रृंखला को एक लाइव शो में रूपांतरित किया, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसे ब्रॉड सिटी लाइव कहा जाता है। 13 2011 में एमी पोहलर के साथ निर्माता के रूप में काम कर रहे केबल नेटवर्क FX ने ग्लेजर और जैकबसन से इस सीरीज के लिए एक स्क्रिप्ट की प्रतिबद्धता खरीदी। हालांकि नेटवर्क ने स्क्रिप्ट को मंजूरी नहीं दी और विकास कार्य आगे न बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद ग्लेजर और जैकबसन ने कॉमेडी सेंट्रल से संपर्क किया, जो FX से स्क्रिप्ट खरीदने और एक पायलट बनाने के लिए सहमत हो गया। 18-19 जैकबसन और ग्लेजर 2015 में इंटरनेट सप्ताह में। ब्रॉड सिटी ने जनवरी 2014 में अपना प्रसारण टेलीविजन प्रीमियर किया और इसे सकारात्मक समीक्षा और मजबूत रेटिंग मिली, जिससे यह 2012 के बाद से युवा जनसांख्यिकी के बीच कॉमेडी सेंट्रल का सबसे अधिक रेटिंग वाला पहला सीजन बन गया, जिसमें 18 से 34 वर्ष के वयस्क शामिल थे। औसतन 1.2 मिलियन दर्शक थे। 20 शो को प्रशंसकों और आलोचकों दोनों से ही प्रशंसा मिली है। समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट मेटाक्रिटिक ने बताया कि सीजन 1 को आम तौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिलीं और 14 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसे 100 में से 75 का स्कोर दिया। 21 एंटरटेनमेंट वीकली की करेन वाल्बी ने शो को बेहद अजीब तरह से मीठा और पूरी तरह से प्रफुल्लित करने वाला कॉमेडी बताया। 22 वॉल स्ट्रीट जर्नल ने शो को स्नीक अटैक फेमिनिज्म कहा। आलोचक मेगन एंजेलो ने एबी जैकबसन को उद्धृत किया, यदि आप हमारे किसी एक एपिसोड को देखते हैं तो कोई बड़ा संदेश नहीं है, लेकिन यदि आप उन सभी को देखते हैं तो मुझे लगता है वे महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। 23 एवी क्लब की आलोचक कैरोलीन फ्रेमके ने लिखा
कि ब्रॉड सिटी अपने अच्छी तरह से समझे गए आधार के बावजूद देखने लायक थी। 24 जैकबसन बचपन से ही फिश जैसे बैंड की प्रशंसक थीं और अक्सर ब्रॉड सिटी पर अपने जैम बैंड फैंडम का मजाक उड़ाती थीं। शो के पहले सीजन को 23 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर रॉटन टोमाटोज से 96% रेटिंग मिली और साइट की आम सहमति से कहा गया, अपने प्रतिभाशाली निर्माताओं से लेकर चतुर लेखन और शानदार लीड तक, ब्रॉड सिटी एक असाधारण रूप से उत्कृष्ट वंशावली का दावा करता है। 26 एवी क्लब ने ब्रॉड सिटी को इसके पहले सीजन के लिए 2014 का दूसरा सर्वश्रेष्ठ टीवी शो बताया। 27 फरवरी 2014 में कॉमेडी सेंट्रल ने दूसरे सीजन के लिए शो का नवीनीकरण किया। 28 सीजन 2 को सकारात्मक समीक्षा मिली। मेटाक्रिटिक ने इसे 8 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 89 का स्कोर दिया। 29 रॉटन टोमाटोज ने दूसरे सीजन को 11 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100% की रेटिंग दी। साइट की आम सहमति के साथ टीवी पर 2 सबसे मजेदार महिलाओं के नेतृत्व में ब्रॉड सिटी अपने सितारों की जीवंत केमिस्ट्री का उपयोग शो के अराजक लेकिन ज्ञानवर्धक कॉमेडी ब्रांड को प्रामाणिकता का एक तत्व देने के लिए करता है। 30 जनवरी 2015 में श्रृंखला को तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 17 फरवरी 2016 को हुआ। 31 जनवरी 2016 में श्रृंखला को चौथे और अंतिम 5वें सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 32 अन्य कार्य 2011 में जैकबसन ने वेलकम टू कैंप नामक एक एकल शो लिखा और उसमें प्रदर्शन किया, जो न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में चला। 33 दिसंबर 2015 में जैकबसन को माइकल सेरा और फिलिप बेकर हॉल के साथ फिल्म पर्सन टू पर्सन में कास्ट किया गया, जिसे डस्टिन गाय डेफा ने लिखा और निर्देशित किया था। 34 जैकबसन ने 22 सितंबर 2017 को रिलीज हुई द लेगो निंजागो मूवी में भी अभिनय किया। 35 बोजैक हॉर्समैन में उनकी पहली उपस्थिति 2016 के एपिसोड द बोजैक हॉर्समैन शो में थी, जिसमें उन्होंने एमिली की आवाज दी थी। 2017 में जैकबसन ने आधुनिक और समकालीन कला पर आधारित 10 एपिसोड के पॉडकास्ट की मेजबानी की, जिसका नाम ए पीस ऑफ वर्क था, जिसे द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट और WNYC स्टूडियो द्वारा सहनिर्मित किया गया था। 36 वह दूसरा सीजन करने की योजना बना रही है। 37 2018 से 2023 तक उन्होंने मैट ग्रोइनिंग की डिसेंचेंटमेंट में प्रिंसेस बीन की आवाज दी। 38 जैकबसन मार्च 2020 में कर्ब योर एंथुजियाज्म के एपिसोड में दिखाई दिए। 39 2021 में जैकबसन ने सोनी पिक्चर्स एनिमेशन फिल्म द मिशेल्स वर्सेस द मशीन्स में केटी मिशेल की आवाज दी। 40 2022 में उन्होंने 1992 की इसी नाम की फिल्म पर आधारित अमेजन सीरीज ए लीग ऑफ देयर ओन की लेखिका, निर्माता, सहनिर्माता और स्टार के रूप में काम किया, जहां उन्होंने कैचर कार्सन शो की भूमिका निभाई। 41 श्रृंखला समीक्षकों द्वारा प्रशंसित है और इसका रॉटन टोमाटोज स्कोर 95% है। 42 पुस्तकें 2013 में जैकबसन ने क्रॉनिकल बुक्स के साथ 2 कलरिंग बुक्स प्रकाशित कीं, कलर दिस बुक न्यूयॉर्क सिटी और कलर दिस बुक सैन फ्रांसिस्को। 13 जैकबसन ने कैरी दिस बुक नामक एक पुस्तक को भी चित्रित किया, जो अक्टूबर 2016 में वाइकिंग प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई। 43 इसमें विभिन्न मशहूर हस्तियों के बैग की काल्पनिक सामग्री के रंगीन, विनोदी चित्र है। मुझे हमेशा से यह जानने में दिलचस्पी रही है कि लोग अपने साथ क्या लेकर घूमते हैं। यह आपको सब कुछ बता सकता है, पुस्तक की प्रस्तावना में जैकबसन कहते हैं। 44 आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त कैरी दिस बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर थी। 45 जैकबसन ने एक और किताब प्रकाशित की, आई माइट रिग्रेट दिस, एसेज, ड्राइंग्स, वल्नरेबिलिटीज एंड अदर स्टफ। यह पुस्तक 30 अक्टूबर 2018 को ग्रैंड सेंट्रल पब्लिशिंग के साथ प्रकाशित हुई थी। 46 पूरे चित्रों के साथ
व्यक्तिगत निबंधों की पुस्तक जैकबसन की एकल 3 सप्ताह की क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप के आसपास केंद्रित है। 320 पृष्ठों के व्यक्तिगत निबंध और विभिन्न लघुकथाएं, हालांकि कुछ प्रकृति में हास्यपूर्ण है, बड़े पैमाने पर जैकबसन के अपने पहले प्यार, एक महिला के साथ पहले रिश्ते और पहचान के सामान्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। 48 जैकबसन के अनुसार पुस्तक आत्मप्रतिबिंब के आसपास केंद्रित है। यह इस बारे में है कि मैंने अपने पूरे जीवन के लिए एक आंतरिक बाहरी व्यक्ति की तरह कैसा महसूस किया है, क्योंकि मैंने कभी नहीं समझा कि प्यार क्या था, कि मुझे कभी इसका अनुभव नहीं होगा। मैक्स ग्रीनफील्ड, जन्म 4 सितंबर 1979, 1, 2, 3, 4, एक अमेरिकी अभिनेता और लेखक है। उन्होंने वेरोनिका मार्स और अगली बेटी में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने फॉक्स सिटकॉम न्यू गर्ल में श्मिट की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड्स में नामांकन मिला। 2018 से ग्रीनफील्ड सीबीएस सिटकॉम द नेबरहुड में डेव जॉनसन की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आइस एज फ्रेंचाइजी में रोजर के किरदार को आवाज दी और बॉब्स बर्गर्स, रोबोट चिकन और बोजैक हॉर्समैन जैसे शोज में कई किरदारों को आवाज दी। उन्होंने बच्चों के लिए किताबें भी लिखी है। आई डोंट वांट टू रीड दिस बुक, आई डोंट वांट टू रीड दिस बुक अलाउड, दिस बुक इज नॉट अ प्रेजेंट और गुड नाइट थॉट्स। प्रारंभिक जीवन। ग्रीनफील्ड का जन्म और पालन पोषण न्यूयॉर्क के डॉब्स फेरी में हुआ था। वह यहूदी है और उन्होंने सैटरडे नाइट लाइव थीम पर आधारित बार मित्ज़वा आयोजित किया था। 5 उन्होंने 1998 में डॉब्स फेरी हाई स्कूल से स्नातक किया। 6 डीएफएचएस में ग्रीनफील्ड ने फुटबॉल टीम के लिए वाइड रिसीवर की भूमिका निभाई। 7 आजीविका। ग्रीनफील्ड ने हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद 1995 में अभिनय करियर शुरू किया। उन्होंने कुछ समय के लिए विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में कॉलेज में भाग लिया, लेकिन अपने पहले वर्ष में 0.67 जीपीए अर्जित करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। 8 उन्होंने बोस्टन पब्लिक, गिलमोर गर्ल्स और द ओसी जैसे नाटकों में अतिथि भूमिका निभाई। ग्रीनफील्ड ने अल्पकालिक श्रृंखला मॉडर्न मेन में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें 3 कुंवारे लोगों में से एक थे, जो महिलाओं को समझने में उनकी मदद करने के लिए एक जीवन कोच को नियुक्त करते हैं। ग्रीनफील्ड को वेरोनिका मार्स 2014 में फिल्म रूपांतरण में भूमिका को दोहराते हुए और ग्रीक में सहायक भूमिकाओं में अधिक सफलता मिली। 2007 में उन्हें अगली बेटी में एक आवर्ती भूमिका मिली। उन्होंने मेलरोज प्लेस के रीमेक, अल्पकालिक नो ऑर्डिनरी फैमिली और कैसल में अन्य अतिथ्यभिनीत भूमिकाएं कीं। उन्होंने 2010 में ऑडियंस नेटवर्क के लिए कॉमेडी सीरीज द जेंटलमैन्स लीग का निर्माण और अभिनय किया, जो अभिनेता जेरी फेरारा के साथ उनके द्वारा चलाए गए वास्तविक जीवन की फंतासी फुटबॉल लीग पर आधारित थी। 9 ग्रीनफील्ड ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत फिल्म क्रॉस ब्रोंक्स से की थी। ग्रीनफील्ड ने व्हेन डू वी ईट में एक विशेष भूमिका निभाई थी, एक इंटरनेट टाइकून के रूप में जो अपना भाग्य खोने के बाद एक हसिडिक यहूदी बन जाता है। 2011 में ग्रीनफील्ड ने सिटकॉम न्यू गर्ल में श्मिट की भूमिका निभानी शुरू की। इस भूमिका ने उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता श्रृंखला, लघु श्रृंखला या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 2015 में ग्रीनफील्ड ने मैकडॉनल्ड्स के विज्ञापनों की एक श्रृंखला में उनके जायंट ग्रीन बर्गर को बढ़ावा दिया। 11 2018 में ग्रीनफील्ड को सीबीएस कॉमेडी द नेबरहुड में डेव जॉनसन की मुख्य भूमिका में लिया गया था। उन्होंने जोश लॉसन से यह भूमिका संभाली, जिन्होंने पायलट एपिसोड में यह किरदार निभाया था। 8 नवंबर 2018 को यह घोषणा की गई कि ग्रीनफील्ड वेरोनिका मार्स के 8 एपिसोड पुनरुद्धार श्रृंखला में लियो डीमैटो के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार थे। 13 उसी वर्ष
ग्रीनफील्ड को नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज ए सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के तीसरे सीजन में डेन्यूमेंट भाइयों की आवर्ती भूमिका में लिया गया था। 14 परोपकार। ग्रीनफील्ड ने कई मौकों पर यंग स्टोरी टेलर्स फाउंडेशन के साथ काम किया है और कहा है कि उनके अपने बच्चों ने उन्हें बच्चों को आत्मविश्वास और रचनात्मकता खोजने में मदद करने के लिए प्रेरित किया है। लिसा एडेलस्टीन बटा LISDELSTIN बटा EDD LSTEN, जन्म 21 मई 1966, एक अमेरिकी अभिनेत्री और कलाकार है। उन्हें फॉक्स मेडिकल ड्रामा सीरीज हाउस 2004 से 2011 में डॉ. लिसा कड्डी की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। 2014 और 2018 के बीच एडेलस्टीन ने ब्रावो सीरीज गर्लफ्रेंड्स गाइड टू डिवोर्स में एबी मैकार्थी की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। एडेलस्टीन का जन्म बोस्टन, मैसाचुसेट्स में बोनी और एल्विन एडेलस्टीन के घर हुआ था, जो एक यहूदी परिवार में 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके पिता चिल्टन मेमोरियल अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थे। 2 उनका पालनपोषण वेन, न्यू जर्सी में हुआ। 3 और उन्होंने वेन वैली हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1984 में स्नातक किया। 4 16 साल की उम्र में एडेलस्टीन न्यू जर्सी जनरल्स की चीयरलीडर थीं। एडेलस्टीन ने खराब कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि उनके साथ वेश्याओं जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्होंने एक चीयरलीडर के वॉकआउट का आयोजन करने में मदद की। 5 न्यूयॉर्क में रहते हुए वह सेलिब्रिटी जेम्स सेंट जेम्स के साथ क्लब के माहौल, वहां उन्हें केवल लिसा ई के नाम से जाना जाता था, में शामिल हो गई, जिन्होंने 1999 में अपनी पुस्तक डिस्को ब्लडबैथ में एडेलस्टीन का संक्षिप्त उल्लेख किया है। उन्होंने समुदाय में इतनी हलचल मचाई कि मॉरीन डॉवर ने 1986 में द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिसा इन वंडरलैंड शीर्षक वाले लेख में उन्हें न्यूयॉर्क शहर की रात की रानी करार दिया। 6 आजीविका। अभिनेत्री। 1980 के दशक में बढ़ते एड्स संकट के जवाब में एडेलस्टीन ने पॉजिटिव मी नामक एक मूल संगीत नाटक लिखा, संगीतबद्ध किया और उसमें अभिनय किया, जिसे उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के ला मामा एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्लब में प्रदर्शित किया और कई प्रशंसाएं प्राप्त कीं। 7 इसके बाद उन्होंने 1990 में MTV के अवेक ऑन द वाइल्ड साइड की मेजबानी की, फिर एक अभिनेत्री के रूप में ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उन्होंने ओलिवर स्टोन की जिम मॉरिसन की जीवनी द डोर्स में एक बैकस्टेज मेकअप आर्टिस्ट के रूप में दिखाई देने से अपना SAG कार्ड प्राप्त किया और फिर मैड अबाउट यू, विंग्स, द लैरी सैंडर्स शो और स्पोर्ट्स नाइट सहित कई लोकप्रिय कॉमेडी में अतिथि भूमिकाओं की एक त्वरित श्रृंखला में काम किया। एडेलस्टीन ने 2007-08 के राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका हड़ताल के दौरान धरना दिया, जिससे हाउस का निर्माण रुक गया। जल्द ही उन्हें टीवी नाटकों में बड़ी भूमिकाएं मिली, जिनमें ABC के रिलेटिविटी, 1996 में समलैंगिक बहन की भूमिका, द वेस्ट विंग, 1999 में रॉब लोव की डेट बनी एक महंगी कॉल गर्ल की भूमिका, एली मैकबील, 2000 में एक ट्रांसजेंडर महिला की भूमिका, और फेलिसिटी, 2001 में बेन कोविंगटन, स्कॉट स्पीडमैन की प्रेमिका की भूमिका शामिल थी। उन्होंने फ्रेजियर, जस्ट शूट मी, विदाउट अ ट्रेस और जजिंग एमी जैसे शोज में अतिथि कलाकार की भूमिकाएं भी निभाईं, साथ ही व्हाट वीमेन वांट, कीपिंग द फेथ, एज गुड एज इट गेट्स और डैडी डे केयर जैसी फिल्मों में छोटी-छोटी भूमिकाएं भी कीं। 2004 से 2011 तक एडेलस्टीन ने फॉक्स की टीवी सीरीज हाउस में प्रिंसटन प्लेन्सबोरो टीचिंग हॉस्पिटल में मेडिसिन की डीन और शीर्षक पात्र ग्रेगरी हाउस, ह्यूग लॉरी की लगातार विरोधी, दोस्त और अंतःप्रेमिका लिसा कड्डी का किरदार निभाया। एडेलस्टीन ने अक्सर शो और साथी कलाकारों और क्रू के साथ अपने अनुभवों, खासकर लॉरी के साथ अपनी दोस्ती और मजबूत कामकाजी रिश्ते के बारे में प्यार से बात की है। मई 2011 में एडेलस्टीन ने घोषणा की कि वह हाउस के 8वें और अंतिम सीजन के लिए वापस नहीं आएंगी। 8 जून 2011 से वह द गुड वाइफ के कलाकारों में शामिल हो गई,
जहां उन्होंने वकील सेलेस्टे सेरानो की भूमिका निभाई। 9. उन्होंने 2013 में स्कैंडल में अतिथि भूमिका निभाई और बाद में एबीसी सीरीज कैसल के 3 एपिसोड में। 2014 में एडेलस्टीन को ब्रावो सीरीज गर्लफ्रेंड्स गाइड टू डिवोर्स में एबी मैकार्थी की मुख्य भूमिका मिली, जो विकी इयोवाइन की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित 1 घंटे की ड्रामेडी थी, जो नव तलाकशुदा मध्यजीवन महिलाओं के जीवन पर केंद्रित थी। 10. यह 5 सीजन तक चला, जिसमें उन्हें श्रृंखला में निर्माता, लेखक और निर्देशक बनकर अपनी रचनात्मक भागीदारी का विस्तार करने का मौका मिला। 11/12. 2018 में एडेलस्टीन एबीसी के द गुड डॉक्टर के दूसरे सीजन में डॉ. मरीना ब्लेज की आवर्ती भूमिका में शामिल हुई। 13. इसने उन्हें हाउस के निर्माता डेविड शोर के साथ रिचर्ड शिफ के साथ फिर से जोड़ा, जिन्होंने रिलेटिविटी में उनके पिता की भूमिका निभाई थी। एडेलस्टीन फिर पुरस्कार विजेता द कोमिंस्की मेथड में शामिल हो गई, जो एक नेटफ्लिक्स सीरीज है जो नवंबर 2018 में शुरू हुई, जिसमें उन्होंने एलन आर्किन की ड्रगेडेड बेटी की भूमिका निभाई और माइकल डगलस, पॉल रेसर और चक लॉरे जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। उस दौरान वह रॉब लोव के साथ भी फिर से जुड़ी, जिसमें उन्होंने एबीसी ड्रामा सीरीज 9 जनवरी 2001 लोन स्टार में उनकी पूर्व पत्नी ग्वेनेथ मॉर्गन और टीके स्ट्रैंड, रोनेन रुबेनस्टीन की मां की भूमिका निभाई। 14. उन्होंने कनाडाई स्वदेशी टीवी नाटक लिटिल बर्ड में एक होलोकॉस्ट उत्तरजीवी और दत्तक मां की भूमिका निभाई, जिसे 19 कनाडाई स्क्रीन अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। एडेलस्टीन एक आवाज अभिनेत्री भी है। उनकी भूमिकाओं में डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स में मर्सी ग्रेव्स, अमेरिकन डैड में शेरी रोथबर्ग, द लीजेंड ऑफ कोरा में काया और किंग ऑफ द हिल में एलेक्सिस की अतिथि भूमिका शामिल है। अन्य प्रस्तुतियां: पॉल रीसर बटा RAZR बटा, जन्म 30 मार्च 1956, एक अमेरिकी अभिनेता, हास्य अभिनेता और लेखक है। उन्होंने 1980 के दशक के सिटकॉम माई टू डैड्स में माइकल टेलर, एनबीसी सिटकॉम मैड अबाउट यू में पॉल बुचमैन, 1982 की फिल्म डायन में मॉडेल और बेवर्ली हिल्स कॉप फ्रेंचाइजी में जासूस जेफरी फ्रीडमैन की भूमिकाएं निभाईं। उन्हें 2014 की फिल्म व्हिप्लैश में जिम नीमन और नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स में डॉ. सैम ओवेन्स की भूमिकाओं के लिए पहचान मिली है। रीसर ने जेम्स कैमरून की फिल्म एलियंस में कार्टर बर्क का किरदार निभाया था। वह द कोमिंस्की मेथड के दूसरे और तीसरे सीजन में मिंडी कोमिंस्की के प्रेमी मार्टिन की भूमिका में नजर आए। कॉमेडी सेंट्रल की 2004 की सर्वकालिक 100 महानतम स्टैंड-अप्स की सूची में रीसर को 77वां स्थान मिला है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी नुअंस प्रोडक्शंस का नाम फिल्म डायन में उनके एक संवाद से प्रेरित है, जहां उनका किरदार न्यूअंस शब्द से अपनी असहजता व्यक्त करता है। प्रारंभिक जीवन: रीसर का जन्म न्यूयॉर्क शहर में 1956 में हुआ था। वे हेलेन हॉलिंगर रीसर 1919 से 2012 के पुत्र थे, जो एक गृहिणी थी और बारूक कॉलेज से स्नातक होने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं, और सैमुअल एच. रीसर 1914 से 1989 एक थोक स्वास्थ्य खाद्य वितरक जिन्होंने सेना में सेवा की थी। 2-3 उनका परिवार रोमानियाई यहूदी वंश का है। उनकी 3 बहनें हैं। उन्होंने ईस्ट साइड हिब्रू इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की और स्टुवेसेंट हाई स्कूल से स्नातक किया। 4 उन्होंने बिंघमटन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने संगीत, पियानो, रचना में पढ़ाई की। अपने विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान रीसर हिनमैन लिटिल थिएटर में छात्र थिएटर प्रस्तुतियों में सक्रिय थे, जो कि रीसर के छात्रावास समुदाय हिनमैन कॉलेज में एक ऑन कैंपस सामुदायिक थिएटर संगठन था। 5 उन्होंने विश्वविद्यालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान न्यूयॉर्क क्लबों में प्रदर्शन करते हुए एक हास्य अभिनेता के रूप में अपनी बुलाहट पाई। आजीविका: स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपने कौशल को विकसित करने के बाद रीसर को 1982 में एक ब्रेकआउट फिल्म भूमिका मिली, जब वह बैरी लेविंसन द्वारा निर्देशित एक आने वाली उम्र की फिल्म डायन में दिखाई दिए। रीसर का चरित्र मॉडल,
एक क्लोसेट स्टैंड अप कॉमेडियन, ने प्रभावी रूप से रीसर की क्षमताओं को हॉलीवुड का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बेवर्ली हिल्स कॉप 1984 में एक जासूस की भूमिका निभाकर इस सफलता का अनुसरण किया, एक भूमिका जिसे उन्होंने इसके सीक्वल बेवर्ली हिल्स कॉप 2 1987 में दोहराया और फिर बेवर्ली हिल्स कॉप XLF में। 6. रीसर जेम्स कैमरून की एलियंस 1986 में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने खलनायक कार्टर बर्ग की भूमिका निभाई। रीसर ने टीवी सिटकॉम माई टू डैड्स 1987 से 90 में एक किशोर लड़की के दो संभावित पिताओं में से एक की भूमिका निभाई और बाद में मैड अबाउट यू 1992 से 99 में पॉल बुचमैन के रूप में उत्तरी अमेरिका में प्रसिद्धि पाई। यह एक कॉमेडी सीरीज थी जिसे उन्होंने सहनिर्मित किया था, जिसमें हेलेन हंट ने उनकी ऑनस्क्रीन पत्नी की भूमिका निभाई थी। वह शो के थीम गीत द फाइनल फ्रंटियर डॉन वास के साथ के सहसंगीतकार भी थे, साथ और थीम की रिकॉर्डिंग के लिए पियानो बजाया था। मैड अबाउट यू में रीसर की भूमिका ने उनके लिए एमी, गोल्डन ग्लोब, अमेरिकन कॉमेडी अवार्ड और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन अर्जित किए। 8. 2018 में मैड अबाउट यू रिवाइवल पर हस्ताक्षर करने के बाद 9. इसे मार्च 2019 में स्पेक्ट्रम ओरिजिनल्स द्वारा 12 एपिसोड की सीमित श्रृंखला के रूप में चुना गया, जो 2020 के पतन तक अमेजन प्राइम वीडियो के सदस्यों के लिए उपलब्ध हो गया। 10. 2001 में रीसर ने ब्रिटिश टीवी फिल्म माई ब्यूटीफुल सन में एक ऐसे व्यक्ति की नाटकीय भूमिका निभाई जो अपनी जैविक मां को खोजने के लिए बेताब है, यह जानने के बाद कि वह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। 2002 में रीसर ने लैरी डेविड के HBO सिटकॉम कर्ब योर एंथुसियाज्म में खुद के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 11. टीवी कॉमेडी फिल्म अटलांटा 2007 में रीसर एक ऐसे जोड़े के रूप में दिखाई देते हैं जो एक अंतिम संस्कार में मिलने के बाद एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हैं। 12. 2010 में रीसर ने गायिका जूलिया फोर्डेहेम के साथ मिलकर अनयूजुअल सस्पेक्ट्स नामक एक CD एल्बम बनाई, जिसमें अनसंग हीरो गीत शामिल है, जो अफगानिस्तान में सेवारत अमेरिकी सैनिकों को समर्पित है। इसके रिलीज होने के बाद दोनों एक ध्वनिक दौरे पर गए। 13. अपने करियर के शुरुआती दिनों में रीसर मैनचेस्टर के लिए ओपनिंग एक्ट थे, जिन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी कि संगीत दर्शक हास्य कलाकारों के साथ रूखे हो सकते हैं, और उनके लिए ओपनिंग करने वाले आखिरी हास्य कलाकार ने मंच से आंसू बहाते हुए प्रस्थान किया था। रीसर इस चेतावनी और उसके बाद कॉनकॉर्ड होटल में हुए धमाके के बारे में रिच शाइडन और मार्क शिफ द्वारा लिखित आई किल्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ द रोड 2010 के अध्याय डोंट वरी इफ दे सॉक में बताते हैं। 14. 2005 में रीसर ने अर्धात्मकथात्मक कॉमेडी श्रृंखला द पॉल रीसर शो की पटकथा लिखी और उसमें अभिनय किया, जो 2010 से 11 के टीवी सीजन के दौरान मिड सीजन रिप्लेसमेंट के रूप में NBC पर प्रसारित हुआ। 15. यह अच्छा है। स्टेफनी मिलर रेडियो कार्यक्रम पर रीसर ने टिप्पणी की, क्योंकि आपको इधर-उधर बैठकर दूसरे शो के असफल होने का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि इसके डेब्यू से पहले NBC द्वारा लीड टाइम और प्रमोशन की कमी, साथ ही खराब शेड्यूलिंग के कारण 16. 17. कम रेटिंग वाला शो 22 अप्रैल 2011 को रद्द कर दिया गया था, जिसके केवल 2 एपिसोड प्रसारित हुए थे। 18. 19. 20. उन्होंने 2017 की ड्रामेबाजी देयर्स जॉनी का सहनिर्माण किया, लेकिन उसमें अभिनय नहीं किया। 1972 में जॉनी कार्सन के साथ द टुनाइट शो के बैकस्टेज पर सेट किया गया था। मूल रूप से सीसो के लिए बनाया गया, 7 एपिसोड का सीजन सीसो के पतन के बाद हुलू पर जारी किया गया था। 21. हाल के वर्षों में रीसर व्हिप्लैश जैसी फिल्मों और रेड ओक्स, स्ट्रेंजर थिंग्स और द बॉयज जैसी टीवी श्रृंखलाओं में दिखाई दिए हैं। रीसर ने 3 किताबें लिखी है, कपलहुड, जो एक प्रतिबद्ध रिश्ते में होने के उतार-चढ़ाव के बारे में है, बेबीहुड, जो पहली बार पिता बनने के उनके अनुभवों के बारे में है, और फैमिलीहुड, मई 2011 में प्रकाशित हास्य निबंधों का एक संग्रह। कपलहुड इस मायने में अनूठा है
कि यह पृष्ठ 145 से शुरू होता है। रीसर ने इसे पाठक को उपलब्धि का झूठा एहसास दिलाने के अपने तरीके के रूप में समझाया। 1996 में रीसर बेबीहुड लिखने के बीच में डेविड लेटरमैन के साथ लेट शो में दिखाई दिए। चूंकि उन्होंने अभी तक शीर्षक पर फैसला नहीं किया था, इसलिए उन्होंने एक प्रॉप बुक प्रस्तुत की जिसका शीर्षक केवल बुक था और जिसका कवर कपलहुड जैसा ही था। ऑलिव थ्योरी शब्द पहली बार कपलहुड में गढ़ा गया था। 2022 में रीसर द बॉयज के तीसरे सीजन में द लीजेंड के रूप में दिखाई दिए और 5वें सीजन में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 2024 में रीसर अपने एलियंस किरदार को एक नई मार्वल कॉमिक एलियंस व्हाट इफ में फिर से पेश करेंगे। यह कॉमिक इस बात पर प्रकाश डालेगी कि अगर कार्टर बर्कहेड लीज होप की घटनाओं से बच जाता तो क्या होता। इस किताब को उनके बेटे लियोन रीसर ने मिलकर लिखा है और गुयू विलानोवा ने इसे चित्रित किया है। व्यक्तिगत जीवन। रीसर ने 21 अगस्त 1988 को पाउला रेवेज से शादी की। उनके 2 बेटे हैं, 1995 और 2000 में पैदा हुए। उनके बड़े बेटे को सेरेब्रल पाल्सी है, जिसके बारे में रीसर ने धन उगाहने वाले और अन्य कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से बात की है। 24 रीसर पटकथा लेखक और निर्माता विल रीसर के चचेरे भाई है। 25 जिन्होंने अर्धात्मकथात्मक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 50/50 2011 लिखी थी। रीसर के पहले चचेरे भाई कानूनी विद्वान रिचर्ड एपस्टीन है। 26 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1982 भोजन करने वाला मॉडल। 1984 बेवर्ली हिल्स पुलिस डिटेक्टिव जेफरी फ्रीडमैन। 1986 छोटे मोटे काम अधिकतम। एलियंस कार्टर बर्क। 1987 बेवर्ली हिल्स कॉप टू डिटेक्टिव जेफरी फ्रीडमैन। कसम से ब्रूस केनर। 1990 पागल लोग स्टीफन बैचमैन। 1991 शादी करने वाला आदमी फिल गोल्डन। 1993 पारिवारिक प्रार्थनाएं डैन लिंडर। 1994 श्री राइट चार्ली फिशर। 1995 अलविदा प्यार डोनी। 1999 ब्रूस को प्राप्त करें वह स्वयं। हमारी कहानी डेव अमान्य। पक्ष विपक्ष प्रिजन मैन नंबर 1। 2001 मैककूल्स में एक रात कार्ला। उद्देश्य बेन फिशर। 2005 मेरे लोगों के बारे में बात बेन क्लेनमैन लेखक और निर्माता भी। अभिजात वर्ग वह स्वयं। 2009 मजाकिया लोग। 2014 मोच जिम नीमन। बेथ के बाद का जीवन नोआ ऑर्फमैन। 2015 हिलाना डॉ। इलियट पेलमैन। 2016 जोशी स्टीव। मील लॉयड ब्रायंट। हर किसी पर युद्ध लेफ्टिनेंट गेरी स्टैंटन। प्रेम की पुस्तक वेंडेल। ये अंधेरा साइमन रिचर्ड्स। 2017 द लिटिल आवर्स इलारियो। मैं करता हूं जब तक मैं नहीं करता हार्वे बर्गर। 2018 वह जासूस जिसने मुझे छोड़ दिया अर्नी फ्रीमैन। 2020 हॉर्स गर्ल गैरी। 2021 पिता धर्म हॉवर्ड। एक खाली चर्च के दृश्य पापा। 2023 लोगों के साथ समस्या बैरी सहलेखक भी। 27 2024 गटर एंजेलो। बेवर्ली हिल्स पुलिस। एक्सल एफ उप प्रमुख जेफरी फ्रीडमैन। 6 टॉर्नेंटे कंपनी एलएलसी एक अमेरिकी निजी निवेश फर्म है जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका स्वामित्व पैरामाउंट पिक्चर्स और द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के पूर्व सीईओ माइकल आइजन के पास है। टॉर्नेंटे मीडिया और मनोरंजन कंपनियों में निवेश करती है, उनका अधिग्रहण करती है और उनका संचालन करती है। जब आइजन इटली में साइकिल चला रहे थे तो उन्होंने एक साइनबोर्ड देखा जिससे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम टॉर्नांटे रखा। टॉर्नांटे का इतालवी में अर्थ हेयरपिन टर्न होता है। 2 इतिहास। टॉर्नेंटे कंपनी की स्थापना माइकल आइजनर ने 2005 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी छोड़ने के बाद की थी। 3 2006 में टॉर्नेंटे ने कनाडा के रोजर्स मीडिया के समर्थन से वुगुरु प्रोडक्शन कंपनी बनाई।
4. कंपनी ने अप्रैल 2006 में वियोह में $12.5 मिलियन का वेंचर फंडिंग राउंड निवेश किया। टॉर्नेंटे ने जून 2006 में शिशुओं और बच्चों के खेल संबंधी डीवीडी बनाने वाली कंपनी टीम बेबी एंटरटेनमेंट को खरीदा। 5 मार्च 2007 को कंपनी और मेडिसन डियरबॉर्न पार्टनर्स ने टॉप्स को $385 मिलियन में खरीदा। 3. टॉर्नेंटे ने टीम बेबी का टॉप्स के साथ विलय करने की योजना बनाई। 2. जून 2015 में टॉर्नेंट कंपनी ने सिंक्लेयर टीवी ग्रुप के साथ मिलकर एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी टॉर्नेंट सिंक्लेयर एलएलसी बनाई। 5. आइजनर की कंपनी ने नवंबर 2015 में यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ एक विश्वव्यापी वितरण समझौते पर हस्ताक्षर किए ताकि फर्म की स्ववित्त पोषित फिल्मों की स्लेट जारी की जा सके। 6. अगस्त 2017 में टॉर्नेंट ने एक अज्ञात सौदे के लिए पोर्ट्समाउथ फुटबॉल क्लब की खरीद को बंद कर दिया। हालांकि बीबीसी ने बताया कि आइजनर ने £5.67 मिलियन की पेशकश की थी। 7. और अतिरिक्त £10 मिलियन का निवेश करेंगे। 8. होल्डिंग्स। फर्म की वर्तमान निवेश होल्डिंग्स में शामिल है। वर्तमान में एयर टाइम 9, क्लिक मीडिया अब क्लिक ब्रांड्स 9, मेटावर्स उद्धरण आवश्यक, ओमेज 9, पोर्ट्समाउथ फुटबॉल क्लब 1, रेड उद्धरण आवश्यक, स्पार्क न्यूरो उद्धरण आवश्यक, टास्करैबिट 9, टॉर्नेंटे सिंक्लेयर एलएलसी 50%, सिनेक्लेयर टीवी ग्रुप के साथ एक संयुक्त उद्यम टीवी प्रोडक्शन कंपनी है जो कोर्ट शो, कॉमेडी प्रोग्राम, गेम शो और टॉक शो के लिए फर्स्ट रन सिंडिकेटेड। 5. टॉर्नांटे टेलीविजन लॉस एंजिल्स स्थित एक सहायक कंपनी है जो टॉर्नांटे की सहाध्यक्ष लॉरेन कोराओ के माध्यम से टॉर्नांटे सिंक्लेयर का संचालन करती है। यह इकाई वयस्क एनिमेटेड कॉमेडीज बोजैक हॉर्समैन, टुका एंड बर्टी और अंडन का भी निर्माण करती है और ट्राइफेक्टा एंटरटेनमेंट एंड मीडिया के साथ मिलकर सिंडिकेटेड कोर्ट रियलिटी शो जज फेथ का निर्माण करती है। 5. वुगुरु 2006 प्रोडक्शन कंपनी कनारा के रोजर्स मीडिया से समर्थन प्राप्त। 4. फर्म की पूर्व होल्डिंग्स में शामिल है टीम बेबी एंटरटेनमेंट जून 2006 शिशुओं और बच्चों के खेल संबंधी डीवीडी बनाने वाली कंपनी। 3. जिसका टॉप्स के साथ विलय हो गया। 2. वेओ हिस्सेदारी अप्रैल 2006। 3. 7 अप्रैल 2010 वकालत अक्टूबर 2023 में जैकबसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन को आर्टिस्ट्स 4 सीजफायर के खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें गाजा पर इजरायली बमबारी के संघर्ष विराम का आह्वान किया गया। 50. व्यक्तिगत जीवन अप्रैल 2018 में एक साक्षात्कार में जैकबसन ने कहा कि वह पुरुषों और महिलाओं के साथ डेट करती है लेकिन उन्हें मजेदार होना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो उन्हें पसंद हो। 51. वह अक्टूबर 2020 से अभिनेत्री जोडी बाल्फोर के साथ रिश्ते में है। 52. जून 2024 तक जैकबसन और बाल्फोर विवाहित है। एडेलस्टीन बेस्ट फ्रेंड्स एनिमल सोसाइटी की समर्थक है जिसकी वह एक राजदूत है। वह मानवाधिकार संगठनों का समर्थन करती है और कलाओं की संरक्षक है। वह कई पत्रिकाओं में छप चुकी है जिनमें सितंबर 2010 में एज पत्रिका का कवर पेज भी शामिल है। 15. उन्होंने पेटा के लिए शाकाहार को बढ़ावा देने वाले एक विज्ञापन में पोज दिया, एक ऐसा आहार जिसका उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय पालन किया है। 16. कला 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान एडेलस्टीन ने रेखाचित्र और पेंटिंग बनाना शुरू किया। उन्होंने मैजिक मार्कर से काम करना शुरू किया और अपने कलाकार पति रॉबर्ट रसेल के सुझाव पर जैसे जैसे हर कलाकृति का आकार बढ़ता गया उन्होंने वाटर कलर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एडेलस्टीन का पोर्टफोलियो पुरानी पारिवारिक तस्वीरों से प्रेरित है जो अनपेक्षित पल है, अनपेक्षित सत्य बयां करते हैं। उद्धरण वांछित व्यक्तिगत जीवन
एडेलस्टीन ने 25 मई 2014 को लॉस एंजिल्स में कलाकार रॉबर्ट रसेल से शादी की। 17 वह रसेल की पिछली शादी से हुए 2 बेटों की सौतेली मां बनी। शैडो मशीन एक अमेरिकी एनिमेशन स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी है जो फिल्म, टेलीविजन, विज्ञापनों और संगीत वीडियो में विशेषज्ञता रखती है। स्टॉप मोशन एनिमेशन शो रोबोट चिकन के निर्माण के अपने शुरुआती दिनों से ही कंपनी एडल्ट स्विम के लिए मोरल ओरेल, मैरी शेलीज फ्रैंकेनहोल, द शिवरिंग ट्रूथ और टाइटन मैक्सिमम जैसे शो का निर्माण करती रही है। इसके बाद कंपनी ने माइकल आइजन की टॉर्नेंट कंपनी के लिए विल अर्नेट, आरोन पॉल और एमी सेडारिस अभिनीत बोजैक हॉर्समैन और टिफनी हेडिश, अली वोंग और स्टीवन येउन अभिनीत टुका एन बर्टी का निर्माण किया। एक फिल्मोग्राफी। फिल्में। रिलीज की तारीख पतली परत, निदेशक सह निर्माता वितरक 31 जुलाई 2005, 17 मार्च 2006 राशिचक्र एलेक्स बल्कली मायरियड पिक्चर्स और ब्लैकवाटर फिल्म्स थिंक फिल्म 2 अक्टूबर 2015 नर्क और वापस टॉम ग्यानास और रॉस शुमन लागू नहीं फ्रीस्टाइल रिलीजिंग 24 मई 2019 बुकस्मार्ट 2 ओलिविया वाइल्ड अन्नपूर्णा पिक्चर्स और ग्लोरिया सांचेज प्रोडक्शंस अन्नपूर्णा पिक्चर्स 9 दिसंबर 2022 गुइलेर्मो डेल टोरो का पिनोचियो 3 गुइलेर्मो डेल टोरो और मार्क गुस्ताफसन नेटफ्लिक्स एनिमेशन डबल डेयर यू और द जिम हेंसन कंपनी नेटफ्लिक्स टीबीए दफनाया हुआ विशालकाय 4 गिलर्मो डेल टोरो नेटफ्लिक्स एनिमेशन मिस कैमल 5 हाइफा अलमंसूर लागू नहीं बॉब द बिल्डर 6 टीबीए मेट्रो गोल्डविन मेयर मेटल फिल्म्स और न्यूरिकन प्रोडक्शंस अमेजन एमजीएम स्टूडियो टेलीविजन श्रृंखला वर्ष श्रृंखला निर्माता सह निर्माता नेटवर्क 2005 से 2012 रोबोट चिकन सीजन 1 से 5 सेठ ग्रीन और मैथ्यू सेनरिच स्टूपिड मंकी विलियम स्ट्रीट और सोनी पिक्चर्स डिजिटल वयस्क तैराकी 2005 से 2009 नैतिक ओरेल डिनो स्टामाटोपोलोस फ्रेगिकल प्रोडक्शंस और विलियम स्ट्रीट 2009 टाइटन मैक्सिमम मैथ्यू सेनरिच और टॉम रूट स्टूपिड मंकी विलियम स्ट्रीट और टॉम इज ऑसम 2010 मैरी शेली की फ्रैंकेनहोल डिनो स्टामाटोपोलोस फ्रेगिकल प्रोडक्शंस और विलियम स्ट्रीट 2013 आज सुप्रभात डेविड जेवरबाम जिम हेंसन कंपनी विलय वयस्क एनिमेशन फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक एनिमेशन शैली है जो विशेष रूप से सामान्य रुचियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और मुख्य रूप से किशोरों और युवा वयस्कों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, न कि बच्चों या सभी उम्र के दर्शकों को। राल्फ बख्शी और ईची यामामोटो 1970 के दशक में एनिमेशन को एक माध्यम के रूप में शुरू करने वाले अग्रणी व्यक्ति थे। विशेषताएं और विषय। इस माध्यम में एनिमेटेड फिल्मों, टेलीविजन सीरीज और वेब सीरीज को कई कारणों से वयस्क माना जा सकता है, जिनमें डार्क ह्यूमर, हिंसा, शॉक वैल्यू, टॉयलेट ह्यूमर, अश्लील भाषा, नग्नता, यौन सामग्री, चाहे स्पष्ट या अश्लील, गाली गलौज, राजनीतिक विषय या बच्चों और या छोटे दर्शकों के लिए अनुपयुक्त अन्य विषयगत तत्व शामिल है। रचनाएं दार्शनिक, राजनीतिक या सामाजिक मुद्दों का अन्वेषण कर सकती है। एक कुछ एनिमेटेड प्रस्तुतियां अपनी जटिल और या प्रयोगात्मक कहानी और एनिमेशन तकनीकों के लिए विख्यात है, तथा बाद वाली प्रस्तुतियों ने कई विशिष्ट शैलियों के साथ ऐसी अनूठी कलात्मकता को परिभाषित किया है। एक परिभाषाएं। वयस्क एनिमेशन को आमतौर पर एनिमेशन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य वयस्क दर्शकों को बनाया जाता है। 2, 3, 4, 5 इसे ऐसी चीज के रूप में भी वर्णित किया जाता है जिससे प्रारंभिक युवाओं को बहुत दूर रहना चाहिए। 6 या इसमें वयस्क हास्य होता है। 7, 8 और यह विभिन्न शैलियों में आता है। 9, 10, 11, 12 लेकिन विशेष रूप से सिटकॉम और कॉमेडी। 13 कुछ लोगों ने कहा है कि यह वयस्क विषयों और स्थितियों वाले एनिमेशन को संदर्भित करता है जो स्पष्ट भाषा का उपयोग करता है और चुटकुले बनाता है जो वयस्कों और अक्सर किशोरों को दूसरों की तुलना में
समझने की अधिक संभावना होती है। 14. टेलीविजन पर ऐसे एनिमेशन अक्सर शाम को चलते हैं, लेकिन वे आमतौर पर अश्लील या अश्लील नहीं होते हैं। 15. 16. एडवीक ने वयस्क एनिमेशन को बच्चों के लिए नहीं, बल्कि वयस्कों के लिए। 17. वे उन मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं जिनसे वयस्क निपटते हैं। 18. और उनमें चुटीला और कभी-कभी भद्दा हास्य होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो मजाकिया और आपत्तिजनक के बीच झूलता रहता है, जबकि वास्तविकता और कल्पना का संतुलन पैदा करता है। इनमें हिंसा या यौन विषय भी हो सकते हैं। 19. 20. परंपरा। द सिम्पसंस के मुख्य पात्रों की मोम की प्रतिमाएं, जो सामान्य दर्शकों, विशेषकर युवा वयस्कों के लिए सबसे प्रसिद्ध और पहचान योग्य एनिमेटेड श्रृंखलाओं में से एक है। बख्शी की फ्रिज द कैट की बदौलत इस फिल्म ने 1970 के दशक से एनिमेटरों और फिल्म निर्माताओं के बीच प्रभाव डाला, जिसने सामान्य दर्शकों के लिए एनिमेशन में कलात्मक और कथात्मक संरचनाएं प्रदान कीं। 21. हालांकि इसकी विभिन्न किस्मों को प्रशंसा और पंथ अनुयायियों के साथ पर्याप्त ध्यान मिला, फिर भी यह माता-पिता और लक्षित आलोचकों के बीच विवादास्पद साबित हुआ है, क्योंकि इसमें हिंसा, नस्ल, लिंग और कामुकता जैसे संवेदनशील विषयों का उपयोग किया गया है। शुरुआती अग्रदूतों की तुलना में वयस्क एनिमेशन के प्रति अभी भी पूर्वाग्रह दिखाई देने के बावजूद, इन विवादों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और माता-पिता की अपने बच्चों के सामने आने वाली सामग्री की निगरानी करने की जिम्मेदारी पर बहस को जन्म दिया। हालांकि, इसका परिणाम एक नया दर्शक वर्ग है, जो कथात्मक रूप से परिष्कृत वयस्क एनिमेटेड कृतियों के लिए तैयार है, और वयस्क एनिमेशन के क्षेत्र में खोजबीन करने वाले रचनाकारों की एक नई पीढ़ी है। यह विकास रचनाकारों को एनिमेशन की कथित सीमाओं को चुनौती देते रहने का अवसर देता है। 22. यह भी देखे। आर्ट हाउस एनिमेशन, स्वतंत्र एनिमेशन, कार्टून हिंसा, ब्लैक कॉमेडी। देश के अनुसार वयस्क एनिमेशन। टेलीविजन युग में संयुक्त राज्य अमेरिका में एनिमेशन। एनिमेशन का इतिहास। एनिमेशन में वर्षों की सूची। संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिक एनिमेशन। वयस्क एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखलाओं की सूची। वयस्क एनिमेटेड वेब श्रृंखलाओं की सूची। वयस्क एनिमेटेड फीचर फिल्मों की सूची। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वयस्क एनिमेटेड फिल्मों की सूची। एनिमेशन में प्रथम। कनाडा। यह भी देखे। कनाडाई हास्य और कनाडा में टेलीविजन। हालांकि कई उल्लेखनीय अपवाद रहे हैं, अपेक्षाकृत कुछ ही कनाडाई सिटकॉम ने कनाडा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 18. कनाडाई टेलीविजन को स्केच कॉमेडी और ड्रामेडी श्रृंखला के साथ बहुत अधिक सफलता मिली है। 18. लोकप्रिय शो किंग ऑफ केंसिंगटन 1975 से 1980 तक प्रसारित हुआ। अपने चरम पर इसे साप्ताहिक औसतन 1.5 से 1.8 मिलियन दर्शक मिले। 1999 की फिल्म ट्रेलर पार्क बॉयज के बाद इसी नाम की एक टेलीविजन श्रृंखला आई, जो 2001 से 2018 तक कनाडा, अमेरिका और यूके में प्रसारित हुई। कॉर्नर गैस, जो 2004 से 2009 तक 6 सीजन तक चला, एक त्वरित हिट बन गया, प्रति एपिसोड औसतन 1 मिलियन दर्शक। 20. यह 6 जेमिनी पुरस्कारों का प्राप्तकर्ता रहा है और विभिन्न पुरस्कारों के लिए लगभग 70 बार नामांकित किया गया है। 21. अन्य उल्लेखनीय हालिया सिटकॉम में शामिल है कॉल मी फिट्स, शिट्स क्रीक, 22 लेटरकेनी और किम्स कन्वीनियंस। 23, जिनमें से सभी सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड के विजेता रहे हैं। 2020 में शिट्स क्रीक के छठे और अंतिम सीजन को 15 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। 24, 25, इसने अपने अंतिम सीजन में कॉमेडी सीरीज को दिए गए सबसे अधिक एमी नामांकन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 26 72वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के दौरान यह शो 4 एक्टिंग श्रेणियों, उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता, उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री, उत्कृष्ट सहायक अभिनेता, यूजीन लेवी, कैथरीन ओहारा,
डैन लेवी और एनी मर्फी के लिए क्रमशः उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री को जीतने वाली पहली कॉमेडी या ड्रामा सीरीज बन गई और ऑल इन द फैमिली, द गोल्डन गर्ल्स और विल एंड ग्रेस के साथ केवल 4 लाइव एक्शन शो में से एक है जहां सभी प्रमुख अभिनेताओं ने कम से कम एक एमी पुरस्कार जीता है। 27 भारत। यह भी देखे, भारत में टेलीविजन। 1980 के दशक में भारतीय टेलीविजन पर सिटकॉम का प्रसारण शुरू हुआ, जिसमें सरकारी दूरदर्शन चैनल पर ये जो है जिंदगी 1984, नुक्कड़ 1986 और वागले की दुनिया 1988 जैसे धारावाहिक शामिल थे। धीरे धीरे जब निजी चैनलों को अनुमति मिली तो कई और सिटकॉम आने लगे। 1990 के दशक में इनमें शामिल थे देख भाई देख 1993, ज़बान संभाल के 1993, श्रीमान श्रीमती 1995, ऑफिस ऑफिस 2001, रमानी बनाम रमानी तमिल 2001, अमृतम तेलुगु 2001 से 2007, खिचड़ी 2002, साराभाई बनाम साराभाई 2005, FIR 2006 से 2015, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 वर्तमान, उप्पम मुल्कुम मलयालम 2015 वर्तमान और भाभीजी घर पर है 2015 वर्तमान। 28 सब टीवी भारत के अग्रणी चैनलों में से एक है जो पूरी तरह से सिटकॉम को समर्पित है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भारतीय टेलीविजन का सबसे लंबे समय तक चलने वाला सिटकॉम है और इसे सब टीवी के प्रमुख शो के रूप में भी जाना जाता है। 29 ईरान। यह भी देखे, ईरान में टेलीविजन। ऑन टिप्टोज और शभाए बरारेह उन पहले और सबसे महत्वपूर्ण सिटकॉम में से थे जिनके कारण ईरान में इस प्रकार की कॉमेडी का विकास हुआ और दोनों को ही आलोचकों और दर्शकों की व्यापक प्रशंसा मिली। मेक्सिको। यह भी देखे, मेक्सिको में टेलीविजन। एल चावो डेल ओचो, जो 1971 से 1980 तक चला, मैक्सिकन टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो था और 1970 के दशक के मध्य में अपनी लोकप्रियता के चरम पर प्रति एपिसोड 350 मिलियन दर्शकों का लैटिन अमेरिकी दर्शक वर्ग था। 30 यह शो मध्य अमेरिका के साथ साथ कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में भी लोकप्रिय बना हुआ है। इसके सभी अमेरिकी बाजारों में सिंडिकेटेड एपिसोड के औसतन 91 मिलियन दैनिक दर्शक है। 1992 में इसका निर्माण बंद होने के बाद से 31-32 इस शो ने टेलीविसा के लिए अकेले सिंडिकेशन शुल्क से अनुमानित $1 बिलियन की कमाई की है। सिटकॉम, सिचुएशनल कॉमेडी या सिचुएशनल कॉमेडी का संक्षिप्त रूप, रेडियो और टेलीविजन के लिए निर्मित कॉमेडी की एक शैली है जो एक निश्चित परिवेश जैसे घर, कार्यस्थल या समुदाय में हास्यपूर्ण परिस्थितियों से जूझते हुए बार बार आने वाले पात्रों पर केंद्रित होती है। स्केच कॉमेडी के विपरीत, जिसमें प्रत्येक स्किट में अलग अलग पात्र और परिवेश होते हैं, सिटकॉम आमतौर पर सभी एपिसोड में कथानक की निरंतरता बनाए रखते हैं। यह निरंतरता समय के साथ कहानी और पात्रों के विकास को संभव बनाती है, जिससे दर्शकों की जुड़ाव और पात्रों के जीवन और रिश्तों में उनकी रुचि बढ़ती है। इतिहास। सिटकॉम का इतिहास यहां पुनर्निर्देशित होता है। CNN वृत्तचित्र श्रृंखला के लिए सिटकॉम का इतिहास देखें। इन्हें भी देखें। रेडियो का इतिहास, रेडियो कॉमेडी, टेलीविजन का इतिहास और टेलीविजन कॉमेडी। सिटकॉम की संरचना और अवधारणा की जड़ें हास्य रंगमंच के पुराने रूपों, जैसे कि प्रहसन और शिष्टाचार की कॉमेडी, में है। ये रूप हास्य उत्पन्न करने के लिए चलनपूर्ण चुटकुलों पर निर्भर थे, लेकिन सिटकॉम शब्द का उदय तब हुआ जब रेडियो और टीवी ने इन सिद्धांतों को एक नए माध्यम में ढाल लिया। 1950 के दशक तक इस शब्द का आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता था। एक शुरुआती टेलीविजन सिटकॉम अक्सर एक मल्टीपल कैमरा सेटअप का उपयोग करके लाइव स्टूडियो दर्शकों के सामने फिल्माए जाते थे, जो कि द बिग बैंग थ्योरी और फुलर हाउस जैसी कुछ आधुनिक प्रस्तुतियों में जारी है। 2-3 अन्य प्रारूप हंसी ट्रैक या डिब्बाबंद हंसी का उपयोग करते हैं।
1990 के दशक से सिटकॉम का विस्तार एनिमेटेड सिटकॉम तक हो गया है, जिसमें द सिम्पसंस, किंग ऑफ द हिल और फैमिली गाय जैसे सफल शो शामिल है। आलोचकों ने सिटकॉम की सटीक परिभाषा पर बहस की है, खासकर 21वीं सदी के मोड़ पर बनी प्रस्तुतियों के संदर्भ में। कई समकालीन अमेरिकी सिटकॉम एकल कैमरा सेटअप का उपयोग करते हैं और इनमें हंसी का ट्रैक नहीं होता, बल्कि ये 1980 और 1990 के दशक की वृत्तचित्रों या कॉमेडी ड्रामाओं से ज्यादा मिलते जुलते हैं। 4. देश से ऑस्ट्रेलिया। यह भी देखे ऑस्ट्रेलिया में टेलीविजन और ऑस्ट्रेलिया में टेलीविजन रेटिंग। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय तक चलने वाले सिटकॉम कम ही रहे हैं, फिर भी कई अमेरिकी और ब्रिटिश सिटकॉम ऑस्ट्रेलिया में सफल रहे हैं, क्योंकि सिटकॉम को सरकारी प्रसारक ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (ABC) का मुख्य आधार माना जाता है। 1970 और 1980 के दशक में कई ब्रिटिश सिटकॉम 7 नेटवर्क पर भी प्रदर्शित हुए। 1986 तक यूके के कॉमेडी शो ब्लेस दिस हाउस और आर यू बीइंग सर्व्ड को ABC टेलीविजन द्वारा कई बार पुनः प्रदर्शित किया जा चुका था, फिर उन्हें 7 नेटवर्क द्वारा अधिग्रहित और प्रदर्शित किया गया। 5. 1981 में डेली 8 डॉन पहली ऑस्ट्रेलियाई कॉमेडी सीरीज थी जिसमें एक नियमित समलैंगिक चरित्र, पत्रकार लेस्ली के रूप में टेरी बेडर, को दिखाया गया था। 6. 1987 में मदर एंड सन ने वृद्धावस्था मनोभ्रंश से पीड़ित एक महिला और उसके परिवार के साथ उसकी बातचीत को चित्रित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रस्तुत टेलीविजन ड्रामा पुरस्कार जीता। 7. 8. 2007 में कैथ एंड किम की सीरीज 4 के पहले एपिसोड ने राष्ट्रीय स्तर पर 2.521 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों को आकर्षित किया। 9. यह ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन के इतिहास में पहले एपिसोड के लिए सबसे अधिक रेटिंग थी। 9. 2009 में अंडरबेली, ए टेल ऑफ टू सिटीज के सीरीज प्रीमियर तक, जिसने 2.58 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया। 10. 2013 में प्लीज लाइक मी को पेरिस में सीरीज मेनिया टेलीविजन फेस्टिवल में प्रदर्शित करने का निमंत्रण मिला। 11. आलोचकों द्वारा इसकी प्रशंसा की गई। 12. और इसने कई पुरस्कार और नामांकन अर्जित किए। 13. इसके अलावा 2013 में एट होम विद जूलिया की कई सामाजिक टिप्पणीकारों द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यालय के प्रति अनुचित रूप से अपमानजनक होने के कारण आलोचना की गई थी। 14. फिर भी यह शो टेलीविजन दर्शकों और आलोचकों दोनों के बीच बहुत लोकप्रिय साबित हुआ, जो 2011 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई पटकथा वाली कॉमेडी श्रृंखला बन गई। 15. 16. इसे 2012 के ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ सिनेमा एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन कॉमेडी श्रृंखला के लिए नामांकित किया गया था। तो बात कर ले इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, तो ये नेटफ्लिक्स पर हमें 22 अगस्त 2025 को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। बाकी आज की इस वीडियो को एक तरह से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।